नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो गणित पेडागोजी है लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो। इन 15 प्रश्नों में 1 से 2 परिभाषा पूछी जाती है। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए गणित शिक्षण शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में ट्रिक के साथ आपको बताऊँगा, क्योंकि परिभाषाएँ बहुत सारी होती हैं, वो याद नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से याद करवाऊंगा। टोटल 20-21 परिभाषाएं हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12वीं तक की सभी NCERT बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? आर्यभट्ट, मेकन तथा राइबस, लेबनिज या फिर ब्रेन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ कथन मेकन तथा राइबस का है, या फिर यह कथन यहाँ कहना किसका है? मेकन तथा राइबस का, कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी, किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेकन की जगह आप यहाँ पर मैकेनिक ले लीजिए और राइबस की जगह सिर्फ आप बस को ले लीजिए। मैकेनिक किसको सुधारता है? बस को सुधारता है, और बस क्या है? एक उपकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी उपकरण आ जाए परिभाषा में, वहाँ पर आपको मैकेनिक और बस के बारे में ध्यान रखना है कि मैकेनिक किसको सुधारता है? बस को, और बस क्या होता है? एक प्रकार का उपकरण होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा है हमारी, गणित विज्ञान की रानी है, यहाँ किसने कहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल प्रश्न है। 99.9 विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होगा कि गणित विज्ञान की रानी है, यहाँ किसने कहा? स्मिथ और मूरे ने, कोरे ने, नेपोलियन ने, या फिर गास के द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा, जो गणित विज्ञान की रानी है ये गास के द्वारा कहा गया। वैसे तो इसकी ट्रिक आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को इसका आंसर पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, गणित विषय के बारे में आपको कौन अच्छी जानकारी देगा? जो महान व्यक्ति होगा, गणित के बारे में अच्छी जानकारी रखता होगा, वही आपको गणित के बारे में अच्छी बातें बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, गास से यहाँ पर ग्रेट हो जाएगा। ग्रेट यानी क्या होता है? महान व्यक्ति होता है, जो गणित में पारंगत होता है, वही आपको बताएगा गणित के बारे में। तो अच्छी बातें क्या है? यहाँ पर गणित विज्ञान की रानी है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर बता कौन रहा है? जो ग्रेट आदमी है, जो महान आदमी है, वो इसके बारे में आपको बता रहा है। तो इस प्रकार से आप इस कथन को या फिर इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यहाँ कथन किसका है? देखिए, दूसरे प्रश्न में मैंने आपको बताया कि गणित को विज्ञान की रानी किसने कहा है या फिर किसने माना है? तो एक ग्रेट व्यक्ति ने, एक महान व्यक्ति ने। यहाँ पर देखिए, उसका अपोजिट हो गया, नौकर माना है, तो ये एक बुरा व्यक्ति होगा। वहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति या फिर ग्रेट व्यक्ति था जिन्होंने गणित को विज्ञान की रानी बताया है, और यहाँ पर गणित को विज्ञान का नौकर बताया गया है। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? जिसमें गणित के प्रति ईर्ष्या होती है, जो गणित के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हो, तो वो व्यक्ति होता है, या फिर कह सकते हैं कि बेल बुद्धि, जिसमें बेल बुद्धि होता है या फिर जिसमें बुद्धि कम होती है, वही इस प्रकार की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए, बेल का कथन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये अच्छी बात नहीं है गणित के बारे में। तो ऐसी बातें कौन कर सकता है? जो बेल बुद्धि हो। तो यहाँ पर देखिए, उस प्रकार से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है? बेल ने माना है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे तो बेल एक वैज्ञानिक थे, वैसा इनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक परिभाषा के तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, यहाँ किसने कहा है? गैलीलियो ने, क्विलेन ने, हन्ना ने, या फिर डांडेकर ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कहा है कि गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, किसके द्वारा कहा गया? गैलीलियो के द्वारा कहा गया। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? गैलीलियो यानी कि गेल के द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं। गेल को आप सभी जानते होंगे, 100% आप जानते होंगे, ये क्रिकेटर है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो ये देखिए, इनके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, जो कि इनको संपूर्ण जगत जानता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि गणित ऐसी भाषा है
जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। यह परिभाषा गैलीलियो ने दी है। जो गेल है दोस्तों अच्छे क्रिकेटर है, अच्छा खेलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा है जिससे कि वो संपूर्ण जगत में जाने जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। चलिए, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? काफ़ी सरल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। रिस्क है, स्किनर है, हर्बट है या फिर हॉगबेन है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हॉगबेन के द्वारा कहा गया है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। वैसे तो इसको ट्रिक नहीं बनानी चाहिए थी, वैसे आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, चाहे वो संस्कृति कह लीजिए या फिर सभ्यता कह लीजिए, चाहे आप हग कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो या फिर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप पहचानते हो, राम राम कर रहे हो, इस प्रकार की यदि आप एक्टिविटी कर रहे हो तो ये आपकी सभ्यता को दर्शाता है, आपके व्यवहार को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। हाग से हो गया हग, यानी कि हम जो गले लगते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और सभ्यता से यहाँ पर गणित सभ्यता का दर्पण है, आप इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यहाँ किसका कहना है या फिर किसके द्वारा कहा गया? पोटर, डेविड व्हीलर, हैंसन या फिर प्रेस्टन। तो याद रखिएगा, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यहाँ डेविड व्हीलर का कहना है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे? आपको देखिए, सिर्फ ये जो दो शब्द लिखे हुए हैं इसको ही याद रखना है। किस प्रकार से रखेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले साइकिल चलाते थे, पहले हम साइकिल से सफ़र करते थे तो ज़्यादा समय में हम कम दूरी तय करते थे। लेकिन अब किसका ज़माना आ गया है? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, जो भी अपने पास में साधन हैं वो क्या करते हैं कि जब हम उसमें सफ़र करते हैं तो कम समय में ज़्यादा, यानी कि बहुत सारी जगह हम वहाँ पर घूम सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी और व्हीलर से आप याद कर सकते हैं कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यहाँ डेविड व्हीलर का कहना है। यहाँ पर टू व्हीलर मान लीजिए, थ्री व्हीलर आप मान सकते हैं, फोर व्हीलर आप मान सकते हैं, जिससे कि हम थोड़ी समय में बहुत सारी जगह घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। चलिए, सातवीं परिभाषा है कि किसके अनुसार गणित क्या है? यहाँ उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। आइंस्टाइन के द्वारा, लिंडपे के द्वारा, मार्शल के या फिर लॉक के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया है, या फिर इनके द्वारा कहना है, इनके अनुसार गणित क्या है? यहाँ उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे काम करेगी? आपने देखा होगा कोई भी क्रिकेटर जो खेलता है क्रिकेट, वो शुरू में टेनिस की बॉल से खेलता है। कौन सी बॉल से खेलता है? वो टेनिस की बॉल से खेलता है, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं उसको उस गेंद की लग ना जाए, उसको चिंता रहती, लेकिन उसके अनुभव से वो स्वतंत्र होकर खेलता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी। यहाँ पर देखिए, टेनिस सब टाइन यानी कि आइंस्टाइन को याद कर सकते हैं। आइंस्टाइन यानी कि जो क्रिकेटर है वो शुरू में खेलता है, खेलना सीखता है, तो वो टेनिस बॉल से खेलना सीखता है क्योंकि उसको डर लगता है कि ये मुझे लग ना जाए, उसको चिंता होती है, तो चिंता से यहाँ पर चिंतन हो जाएगा। लेकिन अपने अनुभव, यानी कि जब वो क्रिकेट को देखता है तो उसको थोड़ा अनुभव होता है, तो वहाँ पर उसके माध्यम से वो स्वतंत्र होकर खेलता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। चलिए, किसके अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है? आइंस्टाइन, लिंडपे, मार्शल या फिर लॉक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लॉक। याद रखिएगा, लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? आप जब बच्चा पैदा होता है तो आप सभी को पता है वो एक कोरी स्लेट होता है, चाहे वो मन की बात हो या फिर मस्तिष्क की बात हो, वहाँ पर सब में ताले लगे होते हैं। चाहे वो चलना चाहता हो, हंसना चाहता हो, बोलना चाहता हो, इन सभी में क्या होता है? एक प्रकार का ताला लगा होता है। जैसे कि किसी गेम में ताला लगे होते हैं, जब आप एक स्टेप पार कर देते हो तब आपको दूसरी स्टेप मिलती हो, जब दूसरी स्टेप आप पार कर देते हो तब आपको तीसरी स्टेप मिलती है। ऐसे बच्चों
के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि जब किसी बच्चे के मन या मस्तिष्क का लॉक खोलना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको गणित का हम अभ्यास कराते हैं, जिससे कि जो मन में और मस्तिष्क में जो लॉक लगा हुआ है वो जल्दी से जल्दी खुल जाए। तो इस प्रकार से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। देखिए मन और मस्तिष्क इस परिभाषा में दिया हुआ है और लॉक इसका राइट आंसर होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताई है उस प्रकार से यदि आप याद करेंगे तो आसानी से परिभाषा को याद कर सकते हैं। चलिए, किसके अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है? यहाँ किसके द्वारा कहा गया? वर्नाडी शा के द्वारा, क्विलेन के द्वारा, हन्ना के द्वारा या फिर डांडेकर के द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ वर्नाडी शा के द्वारा कहा गया कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? बहुत ही सरल ट्रिक है, आप एक बार में सुनेंगे तो याद हो जाएगा। आपने वर्ना गाड़ी के बारे में तो सुना होगा, 4 व्हीलर है। तो वर्ना गाड़ी के जो मालिक है उनका कहना है कि वर्ना एक शक्तिशाली साधन है। किसका कहना है? वर्ना के जो मालिक है उनका कहना है कि वर्ना एक शक्तिशाली साधन है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको याद कर सकते हैं, शक्तिशाली साधन आपको यहाँ पर इस परिभाषा में दिखेगा और आंसर इसका क्या होगा? वर्नाडी शा। तो वर्ना से आप वर्नाडी शा याद कर सकते हैं कि वर्ना एक शक्तिशाली साधन है। जहाँ पर देखिए शक्तिशाली साधन आ जाए तो वहाँ पर वर्नाडी शा आप राइट आंसर लगा सकते हैं। चलिए, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? गुड्स का है, क्विलेन का है, हन्ना का है या फिर डांडेकर का है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ कथन गेट्स का है। गेट्स के द्वारा कहा गया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका होगा? गुड्स का होगा। किसका होगा? गुड्स का। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी। तो यहाँ जो व्यक्ति महान होता है, ग्रेट होता है, वही व्यक्ति मूल्यांकन या फिर मापन कर सकता है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। ग्रेट से गुड्स होगा और मूल्यांकन और मापन इस परिभाषा में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। चलिए, किसके अनुसार जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायान होते हैं तथा सर्पों के सिर पर मणियां, वहीं सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो यहाँ पर जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? पेस्टालोजी, वेदांग ज्योतिषी, हर्बट्स या फिर लोक? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये वेदांग ज्योतिष के द्वारा दी गई है। यहाँ पर इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए वेदांग लिखा हुआ है, यहाँ पर वेदांग के आगे आपको ज्योतिष लगाना है। यहाँ परिभाषा वेदांग ज्योतिष के द्वारा दी गई परिभाषा है। चलिए, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपोर्टेंट, काफ़ी सरल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ड्विट का है, बेकन का है, स्किनर का है या फिर कॉमेट का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन बेकन का है। बेकन के द्वारा कहा गया है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? आज बेकन विज्ञान की कुंजी लेकर आया। याद क्या करना है आपको? आज बेकन विज्ञान की कुंजी लेकर आया। यहाँ पर देखिए कुंजी आपको परिभाषा में दिख रही होगी और बेकन इसका राइट आंसर होगा कि बेकन के द्वारा कहा गया कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। किसके मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं? किन्स, हर्बट, योकम और सिप्सन या फिर क्रो एवं क्रो? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा योकम और सिप्सन। योकम और सिप्सन के मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? योकम और सिप्सन के द्वारा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के द्वारा। समस्या समाधान, समस्या समाधान कौन करता है? जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, जिस व्यक्ति में पेशेंस होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति पेशेंस रखता है तो वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। समस्या का समाधान कौन करता है? जिसके पास पेशेंस है, जो धैर्य रखता है। तो यहाँ पर देखिए सिप्सन से आप यहाँ पर पेशेंस याद कर लेंगे कि पेशेंस रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो हर समस्या का समाधान कर लेता है। तो यहाँ पर इससे इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि योकम और सिप्सन के द्वारा कहा गया है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। चलिए,
गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यहाँ कथन किसका है? ड्विट का है, बेकन का है, डटन का है या फिर प्लेटो का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि यहाँ जो कथन होगा ये डटन का कथन होगा। अब इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। थोड़ा सा जो परिभाषा दी है इसका उल्टा है। शिक्षक बच्चे को डांटकर या सख्ती से सिखा नहीं सकता लेकिन अपने ज्ञान से जरूर सिखा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी। जो शिक्षक है वो बच्चे को डांटकर या फिर सख्ती से नहीं सिखा सकता, वो किस प्रकार सिखाएगा? अपने ज्ञान से बच्चे को आसानी से सिखा सकता है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में भी नाम आ गया इस ट्रिक में, और जो वैज्ञानिक है उनका नाम भी आ गया कि जो शिक्षक होता है वो बच्चे को डांटकर या फिर अपनी सख्ती से बच्चे को नहीं सिखा सकता, वो किस प्रकार सिखाएगा? अपने ज्ञान से बच्चे को सिखा सकता है। तो इससे आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। डांटकर यानी कि डटन हो जाएगा, और सख्ती से नहीं बल्कि अपने ज्ञान से जरूर सिखा सकता है। तो यहाँ पर परिभाषा में दिया हुआ है कि ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो इसके माध्यम से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। किसके अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है? यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि यहाँ किसका कहना है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर देखिए 16वें प्रश्न पर भी हम नज़र डालेंगे क्योंकि दोनों जो प्रश्न हैं वो एक ही जैसे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है। किसके अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यहाँ पर देखिए घनिष्ठ से संबंधित है या फिर संपन्नता से संबंधित है। यदि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका राइट आंसर एक ही होना चाहिए, नेपोलियन के अनुसार कहा गया है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो इसको इस प्रकार से आप याद करेंगे। जब किसान अपने खेत का नेपा क्या होता है? चौकीदारी। जो ग्रामीण विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी को पता होगा नेपा किसको कहते हैं? चौकीदारी को कहते हैं। कि जब किसान अपने खेत का नेपा करता है या फिर चौकीदारी करता है तो उसको एक अच्छी पैदावार मिलती है जिससे कि वो खुद की भी उन्नति कर सकता है और देश की भी उन्नति कर सकता है। यानी कि जब किसान अपने खेत का नेपा करता है, चौकीदारी करता है तो एक अच्छी फसल पैदा करता है, उससे अपनी उन्नति के साथ साथ वो देश की भी उन्नति करता है। तो यहाँ पर नेपा से होगा नेपोलियन, और अपनी खुद की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति भी करता है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेपोलियन द्वारा कहा गया है कि गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर 15वां और 16वां दोनों का आंसर क्या होगा? नेपोलियन होगा। चलिए 17वां हमारी परिभाषा है कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यहाँ किसका कथन है? मुसोलिन का है, प्लेटो का है, रमन का है या फिर आइंस्टीन का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन प्लेटो का है। किसका है? यहाँ कथन प्लेटो का है कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिक कैसे काम करेगी, किस प्रकार की ट्रिक है जो यहाँ पर फिट बैठती है। तो यहाँ पर देखिए जब तक बच्चा पाठशाला में प्रवेश नहीं करता है जब तक वो एक खाली प्लेट होता है। यहाँ पर देखिए स्लेट होता है लेकिन यहाँ पर आपको प्लेट याद करना है कि जब वो एक खाली प्लेट होता है। तो यहाँ पर देखिए आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जब तक बच्चा पाठशाला में प्रवेश नहीं करता है वो एक खाली प्लेट होता है। प्लेट से यहाँ पर प्लेटो होगा, और पाठशाला में प्रवेश जैसे कि आप इस परिभाषा में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रिक बनाई है उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगली परिभाषा है किसके अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। ड्विट का, मार्शल एच स्टोन का, स्किनर का या फिर कॉमेट का? ये किसके अनुसार है? तो याद रखिएगा ये मार्शल एच स्टोन के अनुसार या फिर इनका कहना है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रिक कैसे काम करेगी, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की आपको आवश्यकता है कि मूर्त किसे कहते हैं और अमूर्त किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमूर्त किसे कहते हैं? अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम अमूर्त कह सकते हैं। और मूर्त किसे कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन दो बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? स्टोन। स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम भी है और स्टोन एक बीमारी भी होती है जिसको हम हिंदी में पथरी कहते हैं। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि स्टोन जिस व्यक्ति को होती हैं वो उसे देख नहीं सकता है,
और उसे छू भी नहीं सकता है। जो पथरी होती है वो पेट में होती है, और जब उसका हम एक्सरे करवाते हैं या फिर उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें स्टोन हो चुका है। तो उसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ये हुआ अमूर्त रूप में। अब जब हम उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं तो वो बाहर, जो डॉक्टर है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हुआ मूर्त रूप में। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि अमूर्त किसे कहते हैं और मूर्त किसे कहते हैं। ये दोनों बातों का यदि आपने ध्यान रख लिया तो इस परिभाषा को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सकता है। यहाँ उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, मुदाइलर आयोग का है, राधाकृष्णन का है, या फिर शिक्षा नीति 1986 का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ उपरोक्त जो दृष्टिकोण है ये शिक्षा नीति 1986 का है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो उसे शिक्षा का जो स्तर होता है वो कठिन लगता है। तो यहाँ पर देखिए, गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो पहली बार स्कूल में जाते हैं या फिर विद्यालय में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा से होगा शिक्षा नीति 1986, और जो शिक्षा का जो स्तर है वो कठिन लगता है। तो यहाँ पर आप गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इस परिभाषा को। तो यहाँ पर हम अगली परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। अगली परिभाषा है कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यहाँ कथन किसका है? मुसोलियर का है, यंग का है, सीवी रमन का है, या फिर आइंस्टीन का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यंग का है। याद रखिएगा, यंग द्वारा कहा गया है कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। अब इसको देखिए, हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। आधुनिक युग में यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो यदि शब्द है इसको हटाकर हमें क्या लिखना है? सिर्फ आधुनिक युग लिखना है। युग से यंग होगा कि आधुनिक युग में यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यह कथन किसका होगा? यंग का होगा। यदि आप यहाँ पर आधुनिक युग लगा देंगे तो आपका उसमें परिभाषा भी आ जाएंगी और आपका आंसर भी उस ट्रिक में ही आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आधुनिक युग लगाना है यदि को हटाकर। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न है, हमारी माध्यमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का भी जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा है। यह कक्षा से बाहर की दुनिया का जिसमें वे शीघ्र प्रविष्ट होने वाले हैं उन्हें कोई बोध या आभास नहीं करा पाता। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, पाठ्यक्रम समिति का है, या फिर ये सभी का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यह कथन जो है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। यहाँ पर देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। तो यहीं पर हमारे जो 21 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो या फिर आज की जो ट्रिक है वो आपको कैसी लगी, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि यह जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।